हेलो क्लास। बेसिकली आज हम प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे लिमिट टेस्ट के, जो हमारा हैवी मेटल्स का होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कि हैवी मेटल्स इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एक्सिपिएंट वाटर या जो भी प्रोसेसिव इक्विपमेंट जैसे कंटेनर्स या पाइप्स हैं यहाँ से आती हैं। अब इसमें चाहे वो लेड्स, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, बिस्मथ, ये जैसे मेटल्स ह्यूमन बॉडी में क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, मींस न्यूरोटॉक्सिसिटी या फिर रीनल डैमेज। तो खैर केमिकल रिएक्शंस अगर हमने देखा था इसमें कैसे क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अभी जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो हम थोड़ा सा इसके प्रोसीजर से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम टेस्ट सिलेंडर की बात करेंगे। हमने स्पेसिफिक क्वांटिटी सैंपल को वाटर में डिज़ोल्व करके समझ लो एक 25 ml मार्क तक वॉल्यूम मेकअप करें। ठीक है, जैसा या फिर जैसा हमारे फार्माकोपियल मोनोग्राफ में डायरेक्ट हो। ठीक है, और जो प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी 2.0 ml स्टैंडर्ड हम लेड सॉल्यूशन मान रहे 20 पार्ट्स पर मिलियन प्लम्बम लें और वाटर ऐड करके 25 ml तक हम इसको डाइल्यूट करें। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें बफर ऐड करते हैं। बफर क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमें पीएच को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो दोनों सिलेंडर्स टेस्ट और स्टैंडर्ड में 5 ml आप एसिटेट बफर जिसका पीएच 3.5 समथिंग हो, ठीक है, इसको ऐड कीजिए और हल्का स्विर्ल करके मिक्स कीजिए। ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑफ थायोसिटामाइड। ठीक है, रिएजेंट दोनों सिलेंडर्स में आप 2 ml थायोसाइनेट थायोएसिटामाइड रिएजेंट ऐड कीजिए। दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम ऐड करके एग्जैक्टली 50 ml मार्क तक डाइल्यूटिंग रिएजेंट या डिस्टिल्ड वाटर से मेकअप कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप मिक्स कीजिए, मिक्स बोथ सॉल्यूशन थोरोली टू इंश्योर यूनिफॉर्म रिएक्शन थ्रू द सॉल्यूशन। तो दोनों सिलेंडर्स के कंटेंट्स को ग्लास रॉड से थोरोली हम मिक्स करेंगे और एग्जैक्टली 5 मिनट के लिए बिना डिस्टर्ब किए हम इसको रख देंगे। ठीक है, टाइमिंग हमारा पता है कि दोनों को हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम विजुअल कंपैरिजन करते हैं। मीन्स 5 मिनट के बाद हम दोनों सिलेंडर्स को वाइट बैकग्राउंड पर रखकर एक टॉप व्यू मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए कलर इंटेंसिटी, उसकी टर्बिडिटी, इन सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो हर बार की तरह दो हमारे या तो टेस्ट पास होगा या टेस्ट फेल होगा। देखो क्राइटेरिया क्या है कि टेस्ट सॉल्यूशन की जो कलर इंटेंसिटी है या टर्बिडिटी है ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम या बराबर होनी चाहिए, तभी टेस्ट पास होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है कि हैवी मेटल इम्प्योरिटी एक्सेप्टेबल रेंज मीन्स जो परमिसिबल लिमिट है इसके अंदर होगी तो ठीक है। अगर फेल की बात करें तो टेस्ट सॉल्यूशन की कलर इंटेंसिटी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा होगी, है ना। तो हैवी मेटल इम्प्योरिटी टॉक्सिक अनसेफ लेवल पर है, इसलिए सैंपल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा सावधानियों की बात करते हैं। देखो, एक पहली बात तो फ्रेश रिएजेंट थायोसिटामाइड सॉल्यूशन हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज़ करें, क्योंकि पुराना रिएजेंट रिजल्ट ख़राब कर सकता है। आपके ग्लासवेयर्स क्लीन होने चाहिए, नेस्लर सिलेंडर एकदम क्लीन और लेड फ्री होना चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर या डी आयोनाइज्ड वाटर ही यूज़ कीजिए। ठीक है, स्ट्रिक्ट पीएच कंट्रोल, पीएच 3.0 से 3.5 के बीच होना चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, और अल्कलाइन हो गई तो जिंक आयरन जैसे हाइड्रोक्साइड इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, ऊपर से इक्वल स्टैंडिंग टाइम, एक्चुअली कलर कंपैरिजन एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद ही करो। ज़्यादा देर रखने पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इवेपोरेशन या ओवर प्रेसिपिटेशन से रीडिंग गलत हो सकती है। ठीक है, बाकी हैवी मेटल डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए एंड बहुत सारी चीज़ें। अभी हम बात करेंगे एडवांटेज या लिमिटेशंस एप्लीकेशंस। पहले एडवांटेजेस की बात करेंगे। सिंपल है, बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे AAS ICP MS के बिना क्विक रूटीन चेकिंग हो जाती है।
दूसरी चीज़ रैपिड है, कम कुछ मिनट्स में काम हो जाता है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है, ठीक है, और बहुत एक्सपेंसिव रिएजेंट्स ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है, एंड इट इज़ सुटेबल फॉर रूटीन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सिंगल टेस्ट से मल्टीपल हैवी मेटल्स जैसे लेड, कॉपर, बिस्मथ, मर्करी एट्सेट्रा इनको एस्टिमेशन हो जाता है, ठीक है। सेफ रिएजेंट यूज़, जो कि टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सिलेंडर की जगह थायोसिटामाइड रिएजेंट का यूज़ इसे और सेफर बना देता है, ठीक है। खैर, तो लिमिटेशंस क्या है कि ये नॉन स्पेसिफिक है, ये बताता है कि हैवी मेटल्स हैं, पर ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि कौन सा स्पेसिफिक मेटल कितनी क्वांटिटी में है ना, मीन्स इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ ये सेमी क्वांटिटेटिव है। उसके बाद सब्जेक्टिव विजुअल एनालिसिस, ह्यूमन आई से कलर कंपेयर करने पर ऑब्जर्वर बायस या मैनुअल एरर बेसिकली आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा लो सेंसिटिविटी, वेरी लो ट्रेस अमाउंट, मतलब सब पार्ट्स पर मिलियन लेवल को एक्यूरेटली क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेट नहीं कर पाता है ना। तो इसके अलावा अब इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, रॉ मटेरियल क्वालिटी कंट्रोल, रॉ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स के रिलीज टेस्टिंग के लिए ये बेटर है, ठीक है। उसके अलावा फार्माकोपियल टेस्टिंग, आईपी, बीपी, यूएसपी कॉम्प्लायंस वेरीफाई करने के लिए बैच लेवल मॉनिटरिंग, हर्बल और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, न्यूट्रल हर्बल रॉ मटेरियल में सॉइल बेस्ड हैवी मेटल कंटामिनेशन चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ओवरऑल यहाँ तक हम बात करेंगे। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। देखिए, अभी हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, इसके प्रिंसिपल्स और इसके प्रोसीजर के बारे में। देखो, आर्सेनिक का भी लिमिट टेस्ट, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसको हम गज़ट टेस्ट भी कहते हैं। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। देखो, क्या होता है कि ये एक ऐसी क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जिसमें हम किसी सैंपल में प्रेजेंट आर्सेनिक की इम्प्योरिटी की मात्रा को समझते हैं। क्यों करते हैं कि आर्सेनिक एक बहुत ज़्यादा जहरीला मीन्स टॉक्सिक सब्सटेंस है, और ये मेडिसिन्स या केमिकल्स में अगर प्रेजेंट होगा तो इंसान की बॉडी को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक तरीके से, सीवियर तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि ऑर्गन फेल्योर या कैंसर तक, ठीक है। तो मेडिसिन्स की जो सेफ्टी को कंफर्म करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि जो आर्सेनिक की मात्रा फार्माकोपिया के थ्रू जो तय की गई है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है या नहीं, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। तो इवन जो भी कह रहे हैं कि ट्रेस अमाउंट ऑफ आर्सेनिक आर हार्मफुल बिकॉज आर्सेनिक एक्यूमुलेट इन द बॉडी एंड कैन प्रोड्यूस स्किन डिसऑर्डर्स, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और कैंसर, ठीक है। ये सारी चीज़ें। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे इसके अब ये जो टेस्ट है बेसिकली बेस्ड है गज़ट मेथड पे, ठीक है। तो इन विच आर्सेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट किया जाता है आर्सीन गैस में बाय द एक्शन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये आर्सीन गैस रिएक्ट करती है मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर से और येलो या ब्राउन स्टेन प्रोड्यूस करती है, और जो स्टेन की इंटेंसिटी है वो हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन से। खैर, हम बात करेंगे फ़िलहाल प्रिंसिपल के बारे में। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट आर्सीन गैस AsH3 के बनने और उसके मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर के साथ में जो रिएक्शन है ये उसी पे बेस्ड है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। देखो, जब आर्सेनिक इम्प्योरिटी जो आमतौर पे आर्सेनिक या आर्सेनियस एसिड के रूप में बेसिकली होता है, तो उसको जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, H हाइड्रोजन बेसिकली ये बनता है, ठीक है। अब यही नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है, आर्सेनिक के जो भी यौगिक हैं इनको आर्सीन गैस में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स AsH3। और यही आर्सीन गैस क्या होती है, जब ऊपर उठती है और मर्क्यूरिक ब्रोमाइड
पेपर से रिएक्ट करके एक येलो या ब्राउन जैसा धब्बा या स्टेन बनाती है, ठीक है। तो टेस्ट सैंपल का को जो कलर है, ठीक है, और जो स्टेन है, ये जितना गहरा होगा आर्सेनिक की जो मात्रा है ये उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसकी जो कंपैरिजन है हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से बने उसी स्टेन से करते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा वही सारी चीज़ें हैं, अभी हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस। देखो पूरा जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब नेसेंट हाइड्रोजन की जो उत्पत्ति है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन मीन्स जो ताज़ा बनी न्यूट्रल हाइड्रोजन है, इसको नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं, ये बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आर्सीन गैस का बनना, फॉर्मेशन ऑफ आर्सीन गैस, ठीक है। तो हमारे सैंपल में मौजूद आर्सेनिक या फिर आर्सेनियस एसिड ये नेसेंट हाइड्रोजन से रिड्यूस होकर गैस बनती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे AS2O3 प्लस 12H, तो 2ASH3 और मतलब लिबर वो गैस बन रही है और 3H2O। अब उसके बाद रिएक्शन विद मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर, ठीक है। अब देखो आर्सेन गैस जब मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर के कांटेक्ट में आती है तो एक बहुत क्रिटिकल जटिल येलोइश कॉम्प्लेक्स बेसिकली ये बनाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आर्सेन ASH3, ठीक है, और HgBr2, ये क्या बनाएगा, येलो टू ब्राउन स्ट्रेन जो आप देख रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स पेपर पर येलो और ब्राउन, ठीक है, स्ट्रेन ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सबसे पहले अपैरेटस, ठीक है। तो अपैरेटस में आप देखो क्या है, इसके लिए स्पेशल टाइप की एक बोतल यूज़ की जाती है जिसको हम गटजेट अपैरेटस कहते हैं, ठीक है। 120 ml क्षमता वाली वाइड माउथ जो बॉटल होती है जिसमें सैंपल और रिएजेंट्स रखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरेटर बॉटल, रबर स्टॉपर, ग्लास ट्यूब जिसके निचले सिर पर एक छोटा सा छेद होता है तो गैस के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा रबर स्टॉपर्स या क्लिप्स, 2 ग्लास डिस्क को एक साथ कस कर पकड़ने के लिए जिनके बीच मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर रखा जाता है, ठीक है। रिएजेंट्स में क्या आएगा, टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, HCl, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनलेस क्लोराइड, ग्रैन्युलेटेड जिंक, लेड एसिटेट, कॉटन, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। मीन्स आर्सेनिक फ्री HCl, ठीक, जिंक, पोटेशियम, स्टेनलेस क्लोराइड, लेड एसिटेट, कॉटन वूल, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर और स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे बारी बारी से हर एक रोल ऑफ ईच रिएजेंट। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं HCl के बारे में, ठीक है। देखो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है और जिंक के साथ रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन को बनाता है। मीन्स बेसिकली बात ये है कि ये आर्सेनिक फ्री होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है ग्रैन्युलेटेड जिंक, ठीक है। HCl के साथ मिलके कंटिन्यूसली एक स्टेबल गैस से नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है जो थोड़ा सा ग्रैन्युलेटेड जिंक का एक सरफेस एरिया सही मात्रा में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए एक सब बेटर इन्वायरमेंट है। उसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, बेसिकली ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अगर आर्सेनिक जो कंडीशन होती है AS5+ में है तो उसे आर्सेनियस कंपाउंड में रिड्यूस कर देता है जिससे आर्सेन गैस आसानी से और बहुत तेज़ी से बनती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, स्टेनलेस क्लोराइड, देखो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये पोटेशियम आयोडाइड की हेल्प करता है ताकि सारा आर्सेनिक रिड्यूस हो सके और ये पूरी रिएक्शन के टाइम पे जिंक और HCl से हाइड्रोजन गैस के निकलने की स्पीड को स्टीडी बनाए रखे, ठीक है। और ये करता भी ऐसा है।
अब लेड एसीटेट कॉटन वूल का क्या काम? देखो ग्लास ट्यूब के अंदर लेड एसीटेट में भिगोई हुई जो कॉटन है वो रखी जाती है। अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है तो कॉटन उसको क्या करेगी, सोख लेगी। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड पेपर तक पहुंच गई तो मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर को काला कर देगी और टेस्ट का रिजल्ट हमें गलत आएगा। ठीक है, इस वजह से अब मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर का क्या रोल है? बेसिकली ये ट्यूब के टॉप पर क्लिप किया जाता है। आर्सेन गैस क्या करती है, इससे रिएक्ट करके येलो और ब्राउन स्टेन बनाती है, जिससे हम आर्सेनिक की प्रेजेंस और उसकी जो मात्रा है बेसिकली ये पता करते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन की बात करें लास्ट, ये बेसिकली एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन का आर्सेनिक सॉल्यूशन होता है। इसके जो स्टेन की कंपैरिजन हम टेस्ट सैंपल वाले स्टेन से करते हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट कैसे चेक करोगे? रिएक्शन ख़त्म होने के बाद लगभग 40 मिनट बाद टेस्ट सैंपल के थ्रू मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर पर जो बने येलो और ब्राउन स्टेन्स होते हैं, इनकी इंटेंसिटी ऑफ स्टेन की कंपैरिजन आप स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन के जो स्टेन होते हैं उनसे करोगे। ठीक है, चलो ये हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे इसमें प्रोसीजर के बारे में। अब देखो प्रोसीजर में तो हम गज़ेट मेथड यूज़ करते हैं। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की जो पूरी प्रोसेस हम इसी तौर पे समझेंगे। अब गज़ेट मेथड क्यों यूज़ करते हैं? देखो गैस बेस्ड जो डिटेक्शन होता है, आर्सेनिक बहुत ही ट्रेस अमाउंट मात्रा में मौजूद हो सकता है, जिसका बहुत सिंपल प्रेसिपिटेशन या टर्बिडिटी देख के पहचानना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी और उसकी स्पेसिफिसिटी के बिहाफ पे जो गज़ेट मेथड में आर्सेनिक को गैसीय तरीके से या गैसीय रूप में बदल कर निकाला जाता है, और इससे बाकी और जितने भी ऑब्जेक्ट्स या इम्प्योरिटीज़ हैं ये नीचे रह जाते हैं और केवल आर्सेनिक ही ऊपर आकर मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर पर एक सटीक स्टेन बनाता है। दूसरी चीज़ सेमी क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। इस मेथड से हमें स्टेन के जो कलर और उसकी लेंथ की कंपैरिजन स्टैंडर्ड स्टेन से करके बहुत ही माइनर क्वांटिटी में भी आसानी से हम इसमें माप सकते हैं। ठीक है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसीजर समझेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन। फार्माकोपिया में जो भी हमें तरीके बताए गए हैं वैसे हमें सैंपल लेना है। 50 ml डिस्टिल्ड वाटर में घोलकर आर्सेनिक बोतल में उसको भरो। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि दूसरी आर्सेनिक बॉटल में फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन 1 ml या जो भी हमारी क्वांटिटी बताई गई हो, उसमें 10 पार्ट्स पर मिलियन या जो भी हमारा निर्धारित आर्सेनिक है उतना लेना है। इसे भी डिस्टिल्ड वाटर मिला के आप 50 ml तक डाइल्यूट करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, एंड स्टेनलेस क्लोराइड। दोनों बॉटल्स में टेस्ट और स्टैंडर्ड में 100 ml पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और 0.2 ml स्टेनलेस क्लोराइड सॉल्यूशन हम मिलाएंगे। रीज़न क्यों? बेसिकली ये आर्सेनिक अवस्था और आर्सेनियस में इसको रिड्यूस करता है इसको, ताकि आर्सेन गैस बहुत तेज़ी से और पूरी तरीके से बन सके। ठीक है, एडिशन ऑफ HCl। दोनों बॉटल्स में 10 ml आर्सेनिक फ्री HCl मिलाएंगे। ठीक है, रीज़न क्यों? ये रिएक्शन के लिए ज़रूरी एसिडिक मीडियम हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक। दोनों बॉटल्स के लास्ट में 10 ग्राम हम ग्रैन्युलेटेड जिंक डालेंगे। तुरंत रबर स्टॉपर और ग्लास ट्यूब असेंबली को बोतल के ऊपर कसकर लगा देंगे। रीज़न क्या? जिंक और HCl मिलकर नेसेंट हाइड्रोजन बनाते हैं जो आर्सेनिक से रिएक्ट करके आर्सेन गैस बेसिकली पैदा करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पासेस थ्रू लेड एसिडेट कॉटन। जो भी गैस बनी है ट्यूब के मीडियम से ऊपर उठती है, तो ट्यूब के अंदर रखी जो लेड एसिडेट भी भीगी हुई रुई से होकर गुजरती है। अब रीज़न क्या है? अगर सैंपल में सल्फ़र या सल्फाइड की इम्प्योरिटी होगी तो उससे बनने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसी रुई के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है,
अभी नेक्स्ट है रिएक्शन विद मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर। हाइड्रोजन सल्फाइड फ्री आर्सिन गैस बेसिकली ग्लास ट्यूब के टॉप पर लगे मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर से टकराएगी। आर्सिन गैस पेपर के साथ केमिकल रिएक्शन करके उस पर एक येलो और ब्राउन स्टेन बनाती है। इस पूरे अपरेटस को बेसिकली 40 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 40 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि रिएक्शन पूरी हो सके। ठीक है, तो 40 मिनट बाद दोनों पेपर्स को निकाला जाता है। टेस्ट पेपर पर बने धब्बे की जो इंटेंसिटी है और उसकी जो गहराई है, इसकी कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड पेपर के धब्बे से करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा कि सैंपल पास, अगर टेस्ट सैंपल के पेपर पर बने जो येलो स्टेन्स की जो इंटेंसिटी है वो स्टैंडर्ड पेपर के जो धब्बे से कम या बराबर है, तो आपका सैंपल सेफ है और फार्माकोपिया लिमिट के अंदर है और पास माना जाएगा। अगर टेस्ट सैंपल के पेपर पर बने येलो धब्बे की इंटेंसिटी स्टैंडर्ड के स्टेन से ज़्यादा है और गहरा है, तो सैंपल में आर्सेनिक की मात्रा हमारी परमिसेबल लिमिट से बहुत ज़्यादा है और ये इस्तेमाल करने के योग्य नहीं है। इसका मतलब कि वो फेल है। ठीक है, तो सावधानियाँ क्या है कि आर्सेनिक फ्री रिएजेंट्स मतलब इस्तेमाल किए जाने वाले सभी केमिकल्स स्पेशली HCl और जिंक पूरी तरीके आर्सेनिक फ्री होनी चाहिए। मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर को सीधे धूप या रोशनी से बचाना चाहिए, क्योंकि रोशनी के लाइट के कांटेक्ट में आने पे पेपर खुद ही काला और ख़राब हो सकता है। ठीक है, अपरेटस के रबर स्टॉपर और ग्लास फिटिंग्स एकदम एयर टाइट होने चाहिए ताकि आर्सेनिक गैस लीक ना हो। मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर यूज़ करने से पहले पूरा ड्राई होना चाहिए। ठीक है, और मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर को आप नेक्ड हैंड से छूने से बचो, फोर्सेप्स का यूज़ करो तो बेटर होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, हाई सेंसिटिविटी और बेसिकली ये आर्सेनिक की बहुत ही कम क्वांटिटी मींस माइक्रोग्राम को भी आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। क्लियर विजुअल रिजल्ट मींस येलो स्टेन देखकर तुरंत और आसानी से कंपैरिजन की जा सकती है। गैस फेज सेपरेशन होने की वजह से दूसरी जो हमारे धातुएं होती हैं, ठीक है, उनमें उनकी इंटरफेरेंस बहुत मिनिमम होती है। ये सारी चीज़ें। खैर लिमिटेशंस की बात करें तो ऑब्वियसली सेमी क्वांटिटेटिव है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें क्वांटिटी कितनी है पता नहीं चल पाएगी। ठीक है, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर पर कोई ह्यूमिडिटी या फिर लाइट की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है, तो ये भी लिमिटेशन है हमारी। पेपर पर बना येलो जो स्टेन है ये स्थायी नहीं होता, समय के साथ इसका कलर फीका पड़ लगता है, इसीलिए रीडिंग तुरंत देनी पड़ती है। और हाइड्रोजन सल्फाइड और एंटीमनी का जो उसमें इंटरप्रेट है ये भी आर्सेन जैसी गैस बनाता है जो गलत रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक जैसे कि AAS या हाइड्राइड जनरेशन, ICP-OS और ICP-MS प्रोवाइड ग्रेटर एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी, हम इनसे ले सकते हैं। फिर एप्लीकेशंस की बात करें तो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स में आर्सेनिक की अशुद्धि को जांचने के लिए, दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे मटेरियल, रॉ मटेरियल जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनकी सेफ्टी को कंफर्म करने के लिए, पीने के पानी और खाने वाले सब्सटेंसेस में आर्सेनिक कंटामिनेशन की जांच में, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको एक टेबल मिल जाएगी जिसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। तो अभी हमारे जितने भी लिमिट टेस्ट थे, क्लोराइड, फिर उसके बाद हमने आयरन, फिर हैवी मेटल्स, फिर आज आर्सेनिक का देखा, सल्फेट का देखा, इन सब के हमने काफ़ी कुछ इसमें देखा। तो इतना सफिशिएंट है आपके समझने के लिए इनके प्रोसीजर्स वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लैब बेस्ड भी किए जाते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हमारा जो भी नया चैप्टर आएगा, नया टॉपिक आएगा, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे हम समझते हुए चलेंगे कैसे क्या होना है। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो ओवरऑल जो भी हमारे इसमें था हमने यहाँ पे शुरू किया था इसमें इम्प्योरिटीज़ से। ठीक है, तो ओवरऑल हमने इम्प्योरिटीज़ समझा, इम्प्योरिटीज़ में उसके फीचर्स क्या होंगे, इंपॉर्टेंस क्या होगी, और वही इम्प्योरिटीज़ को हमने यहाँ पे
एक प्रैक्टिकली करके तो नहीं बट समझ के देखा कि इम्प्योरिटीज़ होती कैसे हैं, कौन कौन सी होती हैं और कैसे पता करना है इनको एक बेसिक तरीके से सेमी क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल पे। सो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू एंड वेलकम।